क्या होता है तो वर्ण होता है, या भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो वर्ण, ठीक है। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो ध्वनि, और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तो क्या होता है, ऑनलाइन बताते जाओ जी। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तो शब्द, और भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वाक्य होता है, ठीक है। और भाषा का सबसे बड़ा अंग या इकाई वाक्य, ठीक है। हमने देखे थे वर्ण में टोटल कितने 52 है ना। स्वर देखे थे, फिर व्यंजन, स्वर के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था, इसके प्रकार के बारे में भी हमने पूरा पढ़ लिए थे, ठीक है। स्वर क्या होता है, स्वर क्या होता है जी, स्वतंत्र होता है। स्वर क्या होता है, स्वतंत्र होता है। और व्यंजन क्या होता है, स्वतंत्र नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं होता है, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता है, ठीक है। स्वतंत्र कहने का तात्पर्य, जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं, जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से एक वायु निकलती है, उसको क्या बोला जाता है, प्राण वायु बोला जाता है ना। तो जब भी स्वर ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो उस समय प्राण वायु है, किसी भी प्रकार का रुकावट उत्पन्न नहीं करता है ना, इसी क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। और लेकिन व्यंजन के केस में क्या होता है, जो प्राण वायु है वो रुकावट या बाधा उत्पन्न करता है। ये प्राण वायु जो पढ़ रहे हैं ना, प्राण वायु क्या है, इसको भी व्यंजन में देखेंगे हम लोग। प्राण वायु के आधार पर व्यंजन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। प्राण वायु किसे कहते हैं, समझ आ गया। जब भी हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुख से जो वायु बाहर जाता है उसे क्या बोला जाता है, प्राण वायु बोला जाता है। तो जब स्वर ध्वनियों का उच्चारण होता है उस समय प्राण वायु है कोई भी प्रकार का बाधा या रुकावट उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन केस अगर व्यंजन के केस में क्या होता है, व्यंजन केस में जो प्राण वायु है वो रुकावट या बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। फिर हमने स्वर, स्वर को देखिए क्या होता है, स्वर, स्वर क्या होता है, वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं तथा जिनको बोलने में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लिया जाता, स्वर कहलाता है, पढ़े थे ना। वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं तथा जिनको बोलते समय किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लिया जाता, स्वर कहलाता है। फिर हमने स्वर को डिवाइड किए थे है ना। सबसे पहला कौन सा है, मात्रा या उच्चारण के आधार पर, या मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, ठीक है। मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कितने प्रकार के थे, जल्दी बताओ जाओ लेना, कितने प्रकार थे, 3 प्रकार। कौन कौन सा, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। रिवाइज बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जितना पीछे का हो गया ना सबको अच्छे से रिवाइज करते जाओ, बाकी सब टाइम के साथ होते जाएगा वो चीज़, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है, ह्रस्व स्वर को ही एक मात्रिक स्वर बोलते हैं, लघु स्वर बोलते हैं, छोटा स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर और छोटा स्वर, ठीक है। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय बहुत कम समय लगता है और जिनकी केवल एक मात्राएं होती है, तो वे वर्ण जिनकी केवल एक मात्राएं होती है तथा जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अल्प समय लगता है, उसे क्या कहा जाता है, ह्रस्व स्वर। उसको थोड़ा बंद कर दीजिए, उसको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर की संख्या बताओ जल्दी, ह्रस्व स्वर की संख्या, ह्रस्व स्वर की संख्या बोलो बोलो, कौन कौन सा ह्रस्व स्वर की संख्या बोलो ना जी, अ, ई और उ और री, ठीक है, ये हो गया ह्रस्व स्वर। उसके बाद देखे थे दीर्घ स्वर, उसी को बोलते हैं द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं, उसी को गुरु स्वर भी बोलते हैं। तो वे स्वर या वे वर्ण जिनकी 2 मात्राएं होती है तथा जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे क्या बोला जाता है, दीर्घ स्वर बोला जाता है। दीर्घ स्वर की संख्या, दीर्घ स्वर की संख्या ऑनलाइन 7 होती है, ठीक है। कौन कौन सा सब पता है ना, यही क्वेश्चन है, सब दे देंगे कि किसमें से कौन सा ह्रस्व है कौन सा दीर्घ है, ठीक है। सब क्वेश्चन है, ये सब अच्छे से याद रखो, कौन सा ह्रस्व स्वर का उदाहरण है, कौन सा दीर्घ स्वर का उदाहरण है। उसके बाद देखिए प्लुत स्वर, तो वे वर्ण जिनकी 2 से अधिक मात्राएं होती है तथा जिनको बोलते समय ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, उसको क्या कहा जाता है, प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर की संख्या 8 है, ठीक है। अ और जितने दीर्घ स्वर हो गए वो टोटल कितना हो गया, 8 हो गए, ठीक है, ठीक है। ये हो गया प्लुत स्वर, जैसे राम बताया था, ओम बताया था, ठीक है, प्लुत स्वर हो गया। उसके बाद हमने देखे थे ओष्ठ की आकृति के आधार पर, देखे थे स्वरों के प्रकार। ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, वृत्ताकार और अवृत्ताकार, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। तो वृत्ताकार स्वर कौन कौन सा जाएगा, ठीक है। तो वृत्ताकार स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण करते समय ओठ है वो वृत्त की आकृति में खुलते हैं, ठीक है। वृत्ताकार स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण करते समय ओठ है वो वृत्त की आकृति में खुलते हैं। कौन कौन सा, उ ओ और औ, उ ओ और औ। अवृत्ताकार स्वर मतलब वे वर्ण, ठीक है, जिनके उच्चारण के समय ओठ है वो वृत्त की आकृति पे नहीं खुलते हैं। वे वर्ण जिसके उच्चारण के समय ओठ वृत्त की आकृति में नहीं खुलते हैं, अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल, जितने जो बच गए, आ ई ऊ तो हो गया, और री हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ओष्ठ की आकृति के आधार पर देखे। उसके बाद हमने देखे जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, ठीक है। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर देखे कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर।
अग्रस्वर क्या है मतलब वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग क्रियाशील रहता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग क्रियाशील रहता है, क्या बोलते हैं उसको? अग्रस्वर बोलते हैं। अग्रस्वर के एग्जाम्पल बताओ जल्दी, ऑनलाइन वाले। अग्रस्वर का एग्जाम्पल ई ए ऐ और री, ई ए ऐ और री, वो हो गया अग्रस्वर। उसके बाद मध्य स्वर, तो वे स्वर जिनके उच्चारण के समय जीभ का मध्य भाग क्रियाशील रहता है, ठीक है। वे स्वर जिनके उच्चारण के समय जीभ का मध्य भाग क्रियाशील रहता है मध्य स्वर कहलाता है। किसके आधार पर? जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। कौन सा है उसका एग्जाम्पल? अ, ठीक है, केवल अ। उसके बाद देखिए पश्च स्वर, ठीक है। पश्च स्वर में क्या हो जाएगा? वे स्वर जिनके उच्चारण के समय जीभ का पश्च भाग क्रियाशील रहता है, ठीक है। जीभ का पश्च भाग क्रियाशील रहता है, क्या क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा? ऊ हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, आ हो जाएगा। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा है? अग्रस्वर कौन सा है, मध्य स्वर कौन सा है, पश्च स्वर कौन सा है, ये सब क्वेश्चन है पूरे, ठीक है। तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर देख लिए। उसके बाद देखिए हमने मुख द्वार के खुलने के आधार पर देखे। मुख द्वार के खुलने के आधार पर कौन कौन सा? विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। विवृत मतलब उसको क्या बोलते हैं? खुला स्वर, और अर्धविवृत मतलब अर्ध खुला, संवृत मतलब बंद, और अर्धसंवृत मतलब आधा बंद, ठीक है। तो वे वर्ण या वे ध्वनि जिनके उच्चारण के समय मुख है पूरी तरह से खुलता है उसको क्या बोलते हैं? विवृत स्वर बोलते हैं। कौन सा हो जाएगा? आ को बोलते हैं, तो मुख पूरी तरह से खुल जाता है ना मुख द्वार, तो आ हो जाएगा। उसके बाद अर्धविवृत, तो वे स्वर या वे स्वर जिसके उच्चारण के समय मुख है आधा खुलता है। कौन कौन सा? ये क्वेश्चन में आ चुका है, इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है बताइए जल्दी जी। एग्जाम आ का आधा क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, और ए और औ, ठीक है। आ, ए और औ बताया था। उसके बाद विवृत स्वर, विवृत स्वर ये क्या होता है? वे स्वर जिसके उच्चारण के समय मुख है लगभग बंद रहता है, लगभग क्या रहता है? बंद रहता है। इसके एग्जाम्पल बताओ विवृत स्वर के, जल्दी बताओ। ठीक है। उसके बाद है अर्धविवृत। अर्धविवृत मतलब इसमें क्या हो जाएगा? हाँ, वे वर्ण जिसके उच्चारण के समय जो हमारा मुख द्वार है आधा खुलता है, क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल ए और ओ, ए और ओ, ठीक है। यहाँ तक देखिए मुख की खुलने के आधार पर। उसके बाद देखे थे हमने अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है अनुनासिक स्वर और एक होता है निर्नुनासिक स्वर, ठीक है। अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर में क्या हो जाएगा? वे स्वर जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है, वे स्वर जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है क्या कहलाता है? अनुनासिक स्वर, ठीक है। आ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ई हो गया, इसके ऊपर किसी के भी ऊपर अगर चंद्र बिंदु लगा है स्वर के ऊपर तो क्या कहलाता है? वो अनुनासिक स्वर। और अगर ये नहीं है, चंद्र बिंदु नहीं लगा, तो क्या बोलूँगा मैं? निर्नुनासिक स्वर बोलूँगा, ठीक है। अनुनासिक स्वर मतलब जिस स्वर के ऊपर में चंद्र बिंदु लगा है और जिसके ऊपर में चंद्र बिंदु नहीं लगा है वो निर्नुनासिक कहलाता है, ठीक है। ये वाला चिन्ह क्या बताता है? ये क्या है? ये अनुस्वार है, ठीक है। और ये क्या बताता है? अनुनासिक स्वर, ये अनुनासिक स्वर। अगर मैं ऐसा लिख दूँ, इसको क्या बोलते हैं? जिसमें चंद्र बिंदु नहीं है, बताइए जी क्या बोलते हैं इसको? नहीं, जिसमें चंद्र बिंदु नहीं है, ये बताया था सर। ये चंद्रमा जैसे ये रहेगा, साइन रहेगा, लेकिन ऊपर में बिंदु नहीं रहेगा, इसको आगा स्वर बोलते हैं। उसी को मेहमान स्वर बोलते हैं, उसी को गृह स्वर बोलते हैं, उसी को विदेशी स्वर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ठीक, समझ आ गया। अब उसके बाद हमने देखे थे समानता के आधार पर, समानता के आधार पर देखे थे, ठीक है। एक होता है सजातीय स्वर और एक विजातीय स्वर। जब मैं दो समान जाति के स्वरों को आपस में लिख दूं, जैसे आ, ई, ऊ, इसको क्या बोलेंगे? सजातीय स्वर। और विजातीय स्वर मतलब दो असमान जाति के स्वरों को एक साथ लिख दूं, जैसे आ और ई को लिख दिया, आ और ऊ को लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? विजातीय स्वर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ऑनलाइन वाले क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है ना? ठीक, क्लियर है सबको? चलिए, अब इसके बाद उसके आगे का पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम लोग व्यंजन के बारे में। व्यंजन, मूल व्यंजन की संख्या कितनी है बताओ तो? मिथिलेश, मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? 35। गुड, कितना है? 35 है। मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 35, ठीक है। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता। सबसे पहले क्या होता है? व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। स्वतंत्र कैसे नहीं होता अभी बताया जस्ट कि जब हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुख से जो वायु निकलता है उसको बोलते हैं प्राण वायु। तो जब व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है उस समय प्राण वायु क्या करता है? रुकावट या बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। रुकावट या बाधा उत्पन्न करता है। फिर हमने
व्यंजन के पहले मैं ऐसे बता दिया था आप लोगों को परिभाषा, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। व्यंजन क्या होता है? तो वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते, वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते हैं तथा जिनके उच्चारण के समय, वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते हैं तथा जिनके उच्चारण के समय अन्य वर्णों का सहायता लिया जाता है, अन्य वर्णों का सहायता लिया जाता है, अन्य वर्णों का सहायता लिया जाता है, लिया जाता है। क्या कहलाता है जी? व्यंजन कहलाता है। ठीक है, व्यंजन कहलाता है। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 35 है। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 35 है। कितना? 35। पहले 33 था, लेकिन उसमें 2 को और जोड़ा गया है, द्विगुण व्यंजन बोलते हैं उसको। कौन कौन सा? अड़ा और अड़ा बताया था ना, इसको और इसको दोनों को और जोड़ा गया है। पहले 33 थे, अभी कितने हो गए हैं? 35 हो गए हैं, याद रखना। ठीक, तो ये हो गया व्यंजन का डेफिनेशन। अब हम लोग देखते हैं व्यंजन के प्रकार। आगे सबको समझिए। व्यंजन स्वर क्या था? स्वर स्वतंत्र था तथा जिसके उच्चारण में कोई अन्य वर्णों की सहायता नहीं लिया जाता था, स्वर के केस में। लेकिन व्यंजन क्या है? ये स्वतंत्र नहीं होते हैं तथा जिनके उच्चारण के समय अन्य वर्णों का सहायता लिया जाता है, ये क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। ठीक है, मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 35 है। ठीक हो गया। चलो अब इसके देखते हैं लोग व्यंजन के प्रकार। मिटा दूं? ये तो बता दिए थे एक बार और। अब देखते हैं लोग व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों के प्रकार। ठीक, व्यंजनों के प्रकार कैसे कैसे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे? पहला तो अध्ययन के दृष्टिकोण से, अध्ययन के दृष्टिकोण से। ठीक है। दूसरा घोष के आधार पर, घोष उसी को बोला जाता है कंपन। घोष को क्या बोला जाता है? कंपन। ठीक है, हमको डिवाइड करना है। पहले देख रहे हैं अध्ययन के दृष्टिकोण से देखेंगे कितने भाग है व्यंजन के, उसके बाद घोष के दृष्टिकोण से देखेंगे, उसके बाद थर्ड है प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु समझ आ गया ना, प्राणवायु किसे कहते हैं? ठीक है, प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर। तीसरा ये देखेंगे। चौथा देखेंगे उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। ठीक है जी। इतने भागों में हमको व्यंजन को प्रकार को पढ़ना है। ऑनलाइन वाले सबको समझ आ रहा है ना? ठीक हो गया। चलिए देखते हैं अध्ययन के दृष्टिकोण से। तो अध्ययन के दृष्टिकोण से व्यंजन को कितने भागों में डिवाइड किया है? पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन। पहला होता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन पहला। ठीक है, स्पर्श व्यंजन के बाद होगा अंतःस्थ। क्या होता है सब पढ़ेंगे, देखेंगे। मैं एक रूपरेखा तैयार कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ों को हमको पढ़ना है। ठीक है, अध्ययन के दृष्टिकोण से व्यंजन को कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो उसी को देख रहे हैं। पहला स्पर्श व्यंजन हो गया, सेकंड अंतःस्थ। ठीक है, तीसरा हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। चौथा हो जाएगा द्विगुण व्यंजन। ठीक है जी, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और द्विगुण व्यंजन अध्ययन के दृष्टिकोण से। अब घोष के कंपन के आधार पर सघोष और अघोष, सघोष वर्ण या सघोष व्यंजन लिख सकते हो आप लोग, और अघोष वर्ण। ठीक है, घोष के आधार पर सघोष और अघोष। ठीक है, प्राणवायु के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया? इसको 2 भागों में। कौन कौन सा? अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, उच्चारण के आधार पर इसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, उच्चारण के आधार पर इसको हम लोग कल देखेंगे, वो थोड़ा लंबा टॉपिक है। ठीक है, आज फिलहाल हम लोग को इतना को पढ़ना है अध्ययन के दृष्टिकोण से और घोष या कंपन के आधार पर और प्राणवायु के आधार पर। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ऑनलाइन में समझ आ रहा है ना? करें स्टार्ट। ऊष्म व्यंजन। व्यंजनों के प्रकार देख रहे हैं अध्ययन के दृष्टिकोण से। पहले देखेंगे कौन कौन सा भागों व्यंजन को डिवाइड किया गया, बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन है, दूसरा अंतःस्थ हो गया, तीसरा ऊष्म हो गया, चौथा द्विगुण व्यंजन हो गया। घोष के आधार पर सघोष वर्ण और अघोष वर्ण, या तो लिख सकते हो सघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। ठीक है, प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, इतना को हमको पढ़ना है। ठीक, स्टार्ट करें फिर। पहले देखते हैं अध्ययन के दृष्टिकोण से। मिटा दो इसको।
पहले देखते हैं अध्ययन के दृष्टिकोण से, पहला क्या स्पर्श व्यंजन, पहला क्या देखते हैं हम लोग स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के बारे में, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो इसमें लिखोगे वे व्यंजन, वे व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, मुंह के किसी न किसी भाग को, किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, भाग को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, क्या कहलाता है जी? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कहलाता है, स्पर्श व्यंजन कहलाता है, ठीक है। आगे समझ में, वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय जीभ है मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, स्पर्श व्यंजन कहलाता है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन की संख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, स्पर्श व्यंजन की संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है? 25 है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 25 है, ठीक है। इन 25 जो स्पर्श व्यंजन है उसको 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पूछा कि कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है? तो 5 वर्गों में, ठीक है। इनको 5 वर्गों में डिवाइड किया गया, 5 वर्गों में बांटा गया है, बांटा गया किसको? ये टोटल स्पर्श व्यंजन है उसको, 25 को, ठीक है। समझ आ रहा है ऑनलाइन वाले? ठीक, लिख लिए। स्पर्श व्यंजन मतलब वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, स्पर्श व्यंजन कहलाता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। इसे 5 वर्गों में बांटा गया, जो 25 अभी देखेंगे उसको 5 वर्गों में बांटा गया, ठीक है, ठीक है। मिटा दो इसको, अच्छा इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये 5 वर्ग कौन कौन सा है, सबको ऐसे पता है। क्रमांक लिखना यहाँ पास लिखना वर्ग लिखना, यहाँ पास लिखना वर्ण लिखना, ठीक है। ठीक, पहला क वर्ग, क वर्ग, ठीक है। इसी को कंठव्य बोलते हैं। मैं अच्छे से बताऊंगा कंठव्य मतलब ये, जब उच्चारण के आधार पर पढ़ेंगे ना तो बताऊंगा कंठव्य क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग वर्गों के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। पहला क वर्ग, क वर्ग में कौन कौन सा आएगा? क, ख, ग, घ, अंग आएगा। क के बाद आ जाएगा च वर्ग, च वर्ग, ठीक है। इसको तालव्य बोलते हैं, ठीक है। इसको कंठव्य बोलते हैं, इसको तालव्य बोलते हैं। लिख ले रहा हूँ, ऐसे लिख ले रहा हूँ, इसको कंठव्य, कंठव्य उच्चारण के आधार पर मैं बताता तो बताता इसको। और च वर्ग क्या बोलते हैं? तालव्य, तालव्य, ठीक है। च में क्या आ जाएगा? च, छ, ज, झ, इया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग क्या बोलते हैं? मूर्धन्य बोलते हैं, मूर्धन्य, मूर्धन्य मतलब क वर्ग क्या है? कंठव्य किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि इसको बोलते समय हमारा कंठ वो क्रियाशील रहेगा, हमारा गला क्रियाशील रहेगा, इसी कारण इसको क्या बोल रहे हैं? कंठव्य बोल रहे हैं। च वर्ग को तालव्य बोल रहे हैं, तो च वर्ग को बोलते समय हमारा तालु क्रियाशील रहेगा, इसी कारण उसको तालव्य बोल रहे हैं। और ट वर्ग को मूर्धन्य बोल रहे हैं, इसको बोलते समय हमारा मूर्धा क्रियाशील, मूर्धा मतलब तालु के जो ऊपर भाग है ना उसी को मूर्धा कहा जाता है, ठीक है। ट वर्ग में कौन कौन सा जाएगा बताइए जी? ट वर्ग में कौन कौन सा जाएगा? च, छ, ज, झ, इया। अब ट वर्ग में क्या क्या आ जाएगा? ट, ठ, ड, ढ, ण आ जाएगा। ट, ठ, ड, ढ, ण आएगा, ट वर्ग हो गया। उसके बाद त वर्ग, त वर्ग, त वर्ग क्या बोला जाता है? इसको दंतव्य बोला जाता है। क्या? दंतव्य मतलब इसके उच्चारण के समय हमारा दांत है वो क्रियाशील रहता है, ठीक है। इसके उच्चारण के समय हमारा दांत है वो क्रियाशील रहता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? त, थ, द, ध, न हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट हो जाएगा उष्ठव्य मतलब प वर्ग, प वर्ग, इसको बोलते हैं उष्ठव्य, बोलते हैं उष्ठव्य, उष्ठव्य मतलब ये वर्ग को बोलेंगे तो हमारा कौन सा भाग क्रियाशील रहेगा? ओठ, ओठ है ना। कौन कौन सा आएगा? प, फ, ब, भ, म, ठीक है। ये हो गया पूरा वर्ग के आधार पर। टोटल कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 5 वर्ग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसको लिखो पूरा। तालव्य,
च वर्ण को बोलते हैं सर तालव्य बोलते हैं, तालव्य। ठीक है, पहले का कंठव्य हो गया, दूसरा का तालव्य हो गया, तीसरा मूर्धन्य बोलते हैं टवर्ण को, चौथा तवर्ण को दंतव्य बोलते हैं, पांचवा पवर्ण को ओष्ठव्य बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब क वर्ग का मैं उच्चारण करूंगा तो मेरा कंठ वाला हिस्सा गला क्या होगा, क्रियाशील रहेगा। जब च वर्ग वाले को मैं उच्चारण करूंगा तो मेरा तालु है वो क्रियाशील रहेगा। जब मैं ट वर्ग का उच्चारण करूंगा तो मेरा मूर्धा, तालु के ऊपर का भाग है वो क्रियाशील रहेगा। जब मैं त वर्ग का उच्चारण करूंगा तो मेरा दांत है वो क्रियाशील रहेगा। बोल के देख लो, त थ द ध ण, दांत उसमें क्रियाशील रहता है। और जब मैं प वर्ग को बोलूंगा तो ओठ वो क्रियाशील रहेगा। प फ ब भ म, बोल के देख लीजिए उसको, प फ ब भ म। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 25। आ गया सबको समझ ऑनलाइन वाले? ठीक है, ये तो उसे सबको पता था। इसको ऐसे और बना लो अच्छे से, ये ठीक हो गया, बना लिया इसको। ठीक है, तो देखिए हमने स्पर्श व्यंजन के बारे में देखे, तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है स्पर्श व्यंजन कहलाता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 25 पूरा देख लिए ना, 1 2 3 4 5, एक में 5 है, टोटल 5 है, 5 5 25 हो गया। ठीक है, और वर्गों की संख्या कितनी है? तो 5। कौन कौन सा वर्ग है देख लिए, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और ओष्ठव्य। ठीक है, क्यों बोल रहे हैं इसको समझ आ गया? क्योंकि ओष्ठव्य बोल रहा हूँ मतलब इसको, इस वर्ग के मैं जितने भी वर्ण को बोलूंगा तो मेरा ओठ है वो क्रियाशील रहेगा। इसका हम क्या बोल रहे हैं? इसको ओष्ठव्य बोल रहे हैं। इसको बोलूंगा तो मेरा दांत क्रियाशील रहेगा, इसको बोलूंगा तो मेरा मूर्धा क्रियाशील रहेगा, तालु का ऊपर भाग, इसको बोलूंगा तो मेरा तालु है पैलेट है वो क्रियाशील रहेगा, इसको बोलूंगा तो मेरा कंठ क्रियाशील रहेगा। इसका कंठव्य, इसको तालव्य, इसको मूर्धन्य, इसको दंतव्य, इसको ओष्ठव्य। सीधा क्वेश्चन पूछता है, कुछ भी जैसे पूछ देगा ठ है, कौन सा वर्ग का व्यंजन है, और ये लिखेगा कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठव्य। तो इस दृष्टिकोण से इसको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, जैसा ये कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद टेस्ट भी होगा ना, जैसे वर्ण विचार कंप्लीट होगा फिर टेस्ट भी होगा। ठीक, तो ये हो गया स्पर्श व्यंजन। समझ आ गया स्पर्श व्यंजन क्या होता है? 25 होते हैं इसकी संख्या। अब देखते हैं अंतःस्थ। इसके बाद मैंने क्या लिखा था? अंतःस्थ, अंतःस्थ। ठीक है, अंतःस्थ वर्ण या व्यंजन लिख सकते हो, अंतःस्थ वर्ण। तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ मुंह की कोई भी भाग को स्पर्श नहीं करता, इसमें क्या हो जाएगा? वे व्यंजन जिसके उच्चारण के समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करता। ठीक है, लिखो वे व्यंजन, वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करता, भाग को स्पर्श नहीं करता, स्पर्श नहीं करता, क्या कहलाता है? अंतःस्थ वर्ण कहलाता है, अंतःस्थ वर्ण कहलाता है, वर्ण कहलाता है या व्यंजन कहलाता है, लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है ऑनलाइन वाले सबको? आ रहा है ना सबको समझ ऑनलाइन वाले? ओके, ठीक, ठीक है। तो वे व्यंजन जिसके उच्चारण के समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करता है, क्या कहलाता है? अंतःस्थ वर्ण या अंतःस्थ व्यंजन कहलाता है। ठीक है, कौन कौन सा है? य, र, ल, व। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? य, र, ल, व। इसकी संख्या कितनी है? तो 4 है। इसकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सा है? य, र, ल, व, य, र, ल, व। ठीक है, इसको बोलते हैं अंतःस्थ। इसमें क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो य है और वह है इसको अर्ध स्वर कहा जाता है, य और वह को अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक है, इसमें से य और वह को, इसमें से य और वह को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर, अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक है, अर्ध स्वर कहा जाता है, क्योंकि इस दोनों का उच्चारण करते समय जीभ थोड़ा बहुत भी प्रतिक्रिया नहीं करता। य और जो वह के उच्चारण करते हैं उस समय जीभ थोड़ा बहुत भी प्रतिक्रिया नहीं करता, इसी कारण य और वह को अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या? अर्ध स्वर। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं व्यंजन, लेकिन इसमें भी य और वो क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो क्या क्या पढ़ लिया हमने? व्यंजन में अभी देखें, स्पर्श व्यंजन के बारे में देखें, तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है स्पर्श व्यंजन कहलाता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। कितने वर्ग में डिवाइड किया गया है? तो 5 वर्ग में। उसके बाद हमने देखिए अंतःस्थ वर्ण के बारे में, तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करता है अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं, व्यंजन कहलाता है। इसकी संख्या कितनी है? तो 4। य, र, ल, व। इसमें से य और व क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर।
य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। आ गया सबको समझ में? ठीक है, ये याद करना है इसको। तो कंठव्य में कौन कौन सा आएगा, तालव्य में कौन कौन सा आएगा, मूर्धन्य में कौन सा आएगा, दंतव्य में कौन सा आएगा और उष्ठव्य में। ठीक हो गया, ये हो गया अंतस्थ के बारे में। अब देखते हैं ऊष्म व्यंजन के बारे में। ठीक, इसको मिटा दो। अब देखते हैं ऊष्म व्यंजन के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, जिसको अच्छे से याद ही रखना। या और जो वह है ये क्या है, अर्ध स्वर है। ठीक है, वैसे जैसे एक और बताया था, दृश्य रूप में मात्रा की संख्या कितनी होती है, दृश्य रूप में मात्रा की संख्या 10 होती है। आ को क्या बोलते हैं, उदासीन स्वर बोला जाता है। आ को उदासीन स्वर बोला जाता है। ठीक है, हिंदी राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, जल्दी बताओ फटाक से। हिंदी राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को, ठीक है, हुआ था ना। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष बताओ जी जल्दी जी, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। ऑल इन वाले कोई बता नहीं रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो क्या? बीजी खेर। ठीक है, और हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला बताइए जी? हाँ, 14 सितंबर 1949 को। इसी कारण प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं हम लोग, हिंदी दिवस के रूप में मनाता है 14 सितंबर को। ठीक है, और अभी वर्तमान में अनुसूची 8 में कितने भाषा शामिल है, 22 भाषा, जिसमें से 4 भाषा को क्या किया गया है, अभी 2092 संविधान संशोधन के साथ जोड़ा गया। कौन कौन सा भाषा है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, आर्टिकल 343 ए क्या बोलता है कि भारत की जो राजभाषा होगी वो क्या होगी, हिंदी होगी, और लिपि क्या होगा, देवनागरी होगा। ठीक है, और कितने से कितने अनुच्छेद के बीच प्रावधान है भाषा संबंधी, 343 से 351, 343 से 351। कौन सा भाग, कौन सा भाग, भाग 17। ठीक, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सा है, ऑनलाइन वाले, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई कौन सा है, भाषा की सबसे छोटी? ध्वनि है, वर्ण है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी अगर मौखिक इकाई अगर मैं पूछूंगा तब ध्वनि बोलोगे। भाषा की छोटी इकाई, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, या भाषा का मतलब लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई कौन सा है, तो भी क्या होगा, वर्ण होगा। लेकिन भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर ऐसा पूछेगा तो ध्वनि होगा। और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तो शब्द, और भाव या भावार्थ के आधार पर तो वाक्य। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये हो गया अंतस्थ के बारे में। अब देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन तो वे व्यंजन जिनको बोलते समय हमारे मुख से गर्म वायु बाहर निकलता है। ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, उसमें मतलब क्या होता है, उष्मा बोलते हैं ना, उष्मा होता है ना। तो वे व्यंजन जिसको बोलते समय हमारे मुख से गर्म वायु बाहर निकलता है। ठीक है, लिखो वे व्यंजन, वे व्यंजन जिनके, वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय, उच्चारण के समय, वे व्यंजन जिसके उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु बाहर निकलता है, गर्म वायु बाहर निकलता है, क्या कहलाता है, ऊष्म व्यंजन। गर्म वायु दैट मीन्स उष्मा, उष्मा बाहर निकलेगा। कौन कौन सा जाएगा, स और ह। ठीक है, तीनों स हो गया, और ये ह, स और ह। इसकी संख्या भी कितनी है, तो 4 हो गया, इसकी संख्या भी 4। ठीक है, टोटल कितने होते हैं, 35 होते हैं, जिसमें से 25 यहाँ हो गया, 25 यहाँ हो गया, मतलब स्पर्श में, अंतस्थ में 4 हो गया, 25 4 29 हो गया, और ये भी कितने हैं, 4। तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु बाहर निकलता है क्या कहलाता है, उसमें व्यंजन कौन कौन सा है, शालक श, षट्कुंड स, सरोतक स, हलवाई का स, श और ह। ठीक है, 4 हो गए। इसको बोलोगे तो आप लोग बोल के देखो, एक गर्म हवा निकलेगा ऐसा टाइप का लगता है, श स ह, उष्मा बाहर निकलता है इसको बोलने से। ठीक है, इसी कारण बोलते हैं इसको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अब तो जो कितना बच गया देखो, 35 हो गया, 35 4 29 हो गया, 29 4 33 हो गया। अब 2 और जोड़ना था तो 35 होगा। तो 2 कौन सा है, द्विगुण व्यंजन। कौन कौन सा, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन कौन सा है बताओ जल्दी। अड़ा और अड़ा। ठीक है, ये है। ठीक है, ये क्या हो गया, द्विगुण व्यंजन हो गया। ठीक, आप लोग को बताया था मैं, जैसे ये ऊपर में चिन्ह लगता है इसको क्या बोला जाता है, अनुस्वार बोला जाता है। क्या, अनुस्वार। इसको क्या बोला जाता है, विसर्ग बोला जाता है। ठीक है, अगर चंद्र बिंदु है तो उसको अनुनासिक, अनुनासिक बोला जाता है, बताया था। चंद्र बिंदु है तो, अगर चंद्र बिंदु नहीं है तो क्या बोला जाता है, उसको आगत स्वर बोला जाता है, बताया था। उसे गृह स्वर या मेहमान स्वर, यहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ऐसा रहेगा, ऐसा, और इसके बाद
ये चिन्ह के बाद अगर बिंदु है तो उसे क्या बोला जाता है? पंचमाक्षर चिन्ह। क्या? पंचमाक्षर चिन्ह। और अगर ऐसा रहेगा, ये मात्रा हो गया उसके नीचे में है, इसको बोलते हैं ताड़न जात चिन्ह। ताड़न जात चिन्ह या उच्छिप्त चिन्ह बोला जाता है। ताड़न जात चिन्ह या उच्छिप्त चिन्ह। देखो कहाँ कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है, नीचे में है ना, ये मात्रा के जस्ट नीचे में है ना जी, इसको ताड़न जात या उच्छिप्त चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ताड़न जात। ताड़न जात या उच्छिप्त चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, जब नीचे में ऐसा बिंदु रहेगा तब। समझ आ गया? ऑलरेडी समझ आ गया सबको? ठीक ठीक। तो द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 2। अब टोटल ऐड करेंगे तो 25 4 29, 29 4 33, 33 और 2 35 हो गया। टोटल 35 हो गया ना? ठीक। लेकिन टोटल वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 52 है। 52 है ना? टोटल वर्ण की संख्या कितनी है? 52 है। यहाँ तो 35 हो रहा है और 11 कितना हो गया? 100 हो गया। तो 35 और 11 कितना हो गया? 35 और 11 46 हो जाएगा ना, बाकी बचा। ठीक है, कौन कौन सा संयुक्त व्यंजन होता है? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कौन कौन सा होता है जी? क्षत्रिक, छ, त्रिशूल की तरह, ज्ञानिक, ज्ञ और श्र, है ना? क्षत्रिक, छ, त्रिशूल की तरह, ज्ञानिक, ज्ञ और श्र। अब देखते हैं ये कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना होता है। इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से आता है। ठीक है, ठीक है। 46 हो गया था और 46 और 4 50 हो गया। और 2 कौन कौन सा है? अयोगवा। कौन कौन सा? अयोगवा। अयोगवा कौन कौन सा हो जाएगा? अम और आहा। अयोगवा कौन कौन सा हो जाएगा? अम और आहा 2। ठीक है, तो अब टोटल कितना हो गया? 52। 25 यहाँ, 35 यहाँ का हो गया, यहाँ का हो गया, और 11 स्वर का हो गया। कितना हो गया? 35 11 46, 46 और 4 50, 50 और 2 52। ठीक है, ठीक। अब देखते हो जो ये किससे किससे मिलकर बना है, किन किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है, इसको देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, ठीक है। किसको? अरे नहीं, बता रहा हूँ मैं आपको, पूरे टोटल 52 है ना, तो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इसको देख ले रहे हो। क्षत्रिक, छ, त्रिशूल की तरह, ज्ञानिक, ये किस किस से मिलकर, मतलब कौन कौन से शब्द से मिलकर बनता है ये? ठीक है, इसको देखो पहले, छ को ये मिलता है। बताओ ये ऑनलाइन किससे बनकर किससे, कौन कौन से शब्द से ये मिलकर बनता है? ऑनलाइन वाले, गुड। किससे मिलता है? क और स। क और स किससे? क और स से मिलकर बनता है। क और स से। इसको ऐसे लिखना है, स को पूरा रहेगा, क ऐसा, या तो इसको ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, क दे देगा प्लस स और प्लस अ। ठीक है, अगर दोनों के नीचे क्या है? मात्रा है, ये आधा आधा है, आधा आधा हो गया। इसको पूरा करने के लिए यहाँ पर स लिख दिया, इसमें कोई मात्रा नहीं लिखा है नीचे में, समझ यहाँ से? ठीक है, और देखो त्र, त और र। ठीक है, त और र, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, त प्लस र प्लस अ, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ज्ञ, ज्ञानिक, ज्ञ इंपॉर्टेंट है ना, इसको लिखना। ज और इया, क्या? ज और इया, क्या? ज और इया। ठीक है, इसको भी कैसे लिख सकते हैं? ज प्लस इया प्लस अ लिख सकते हैं। और एक लास्ट है स्र, इसको कैसे लिख सकते हैं? स प्लस र, इसको क्या लिख सकते हैं? और फिर से स प्लस र प्लस अ। ठीक है, ये होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछ चुका है, इसको छ को। अगर ये नहीं लिख के दिया है तो ये लिख के देगा, अगर ये लिख के दिया तो इसको नहीं देगा, ऐसा है, कोई भी को दे सकता है। ठीक है, समझ ऑनलाइन वाले? आ गया सबको? आ गया? आ गया ना सबको? ठीक, आ गया सबको? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया ये, हम लोग व्यंजन के प्रकार देख रहे थे। पहले देख लेते हैं हमने अध्ययन के आधार पर जो डिवाइड किए थे, कौन कौन सा? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ और ऊष्म और द्विगुण, पूरा देख लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग घोष के आधार पर, घोष या कंपन के आधार पर। ठीक है, घोष या कंपन के आधार पर देखते हैं। लिख लिए, मिटा दो सब। अब देखते हैं घोष या कंपन के आधार पर। घोष उसी को बोलते हैं कंपन। घोष या कंपन के आधार पर यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, यहाँ से भी पूछा हुआ है, पूरा क्वेश्चन से सब देख रहे हैं, सब पूछ चुका है। ठीक है, घोष या कंपन के आधार पर तो 2 प्रकार के होते हैं व्यंजन,
ठीक है, दो प्रकार के, एक होता है सघोष वर्ण या सघोष व्यंजन, और एक होता है अघोष वर्ण या अघोष व्यंजन। ठीक है, सघोष और अघोष। ठीक है, तो सघोष में क्या हो जाएगा, वे वर्ण या वे व्यंजन जिसके उच्चारण के समय कंपन उत्पन्न होता है। क्या लिखा है, सघोष मतलब क्या होता है, मतलब घोष मतलब क्या होता है, कंपन। तो सघोष का अगर मैं ऐड करूँगा तो स मतलब साथ में, घोष मतलब कंपन, है ना। तो वे वर्ण जिसके उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है, ठीक है, वे वर्ण जिसके उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है। कौन सा गरिमा, कौन सा समझ नहीं आ रहा है, कौन सा जी। अभी हम लोग देख रहे हैं घोष या कंपन के आधार पर व्यंजन दो प्रकार का होता है, सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। इसको लिख सकते हो आप सघोष व्यंजन या अघोष व्यंजन। ठीक है, घोष का अर्थ क्या होता है, कंपन, और सघोष मतलब स मतलब साथ में, और घोष मतलब कंपन। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है, वे वर्ण या वे व्यंजन जिनके उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है, उसको क्या कहा जाता है, सघोष वर्ण। ठीक है जी, वे वर्ण या वे व्यंजन, वे वर्ण जिनके उच्चारण में वे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है, सघोष वर्ण या सघोष व्यंजन। सघोष वर्ण कहलाता है, या सघोष व्यंजन लिख सकते हो आप लोग, सघोष व्यंजन कहलाता है। ठीक है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है सघोष वर्ण कहलाता है। घोष मतलब होता है कंपन, स जुड़ गया मतलब साथ में, कंपन के साथ मतलब जिसका उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, कंपन उत्पन्न होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, सघोष वर्ण। इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या 31 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कितना है, 31 है। देखेंगे अभी क्या क्या है। ऑनलाइन में सबको समझ आया, डेफिनेशन आ गया। संयुक्त का लास्ट सर कौन सा संयुक्त है, अच्छा ये स और र है जी, स्र है उसको लिखे हैं, स और र लिखे हैं। इसी को ऐसे लिखा हूँ मैं, स र और आधा, ये दोनों र और अ मिलके ये टोटल पूरा वाला र का निर्माण करेगा, ये लिखा हूँ मैं। ठीक है गरिमा जी, ठीक हो गया। हम लोग देख रहे हैं सघोष वर्ण, तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है सघोष वर्ण कहलाते हैं। इसकी संख्या कितनी है, तो 31 31 है। ठीक है, कितना है, 31। अब देखते हैं 31 कौन कौन से है, इंपॉर्टेंट है बहुत। कोई भी वर्ण देता है पूछता है कि सघोष है कि अघोष है। ठीक, 31 है। तो टोटल देखो हम लोग के वर्ग कितने वर्ग हैं, स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग देखे हमने, 5 वर्ग देखे, 1 2 3 4 5 वर्ग देखे। ठीक है, तो अभी सघोष में क्या हो जाएगा, सभी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, वही मैं लिख के बताऊंगा, अभी बता दे रहा हूँ। सभी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो 5 है तो 5 दिया 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा ना। और उसके बाद अंतःस्थ का क्या हो जाएगा, य र ल व। चलो मैं लिख के बता देता हूँ। ठीक, डेफिनेशन सबको समझ आ गया, इसी संख्या भी समझ आ गया, कितना है, 31 है। अब देखते हैं कौन कौन सा है सघोष वर्ण, इसको मिटा दो। ये वर्ग हो गया। ठीक है, ये वर्ग हो गया, ये हो जाएगा वर्ण। क्या कौन, ये पहला में क्या क्या आ जाएगा, क ख ग घ अंग आएगा। इसको थोड़ा दूर दूर लिख लो आप लोग को अच्छा समझ आएगा, क ख ग घ अंग। ठीक, सेकंड में क्या हो जाएगा, च छ ज झ या। ठीक, थर्ड का बताओ, ट ठ ड ढ अण। ठीक है, चौथा बताओ, त थ द ध न। और पांचवा बताओ, प फ ब भ म। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इसकी संख्या कितना है, 31 है। इसी 31 को हम लोग पूरा काउंट करना है, कौन कौन सा है। ठीक है, तो अब देखो ये है प्रत्येक वर्ग है, ये क्या है, प्रत्येक वर्ग है। ये क वर्ग है, ये ख वर्ग है, ये क वर्ग है, ये ख वर्ग है, ये ग वर्ग है, ये घ वर्ग है।
सॉरी ये क वर्ग है, यहाँ लिख रहा हूँ ना, ये क वर्ग हो गया, ये च वर्ग हो गया, ये ट वर्ग हो गया, ये त वर्ग हो गया और ये प वर्ग है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, मतलब ये वाला ठीक, ये वाला तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया। ठीक, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण कितना हो गया टोटल, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गया यहाँ पास। ठीक है, और ये हो गया इतना, मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक, और अंतःस्थ का कौन कौन सा है, य र ल व। ठीक है, और एक उष्म का क्या आ जाएगा, ह, उष्म का क्या आ जाएगा, ह। यहाँ पास कितना हो गया 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 16 17 18 19 20 हो गया, 20 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो 11 जो कौन सा है, स्वर, टोटल स्वर कितने हैं, टोटल स्वर की संख्या 11। अब टोटल ऐड करो, टोटल 31 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। ये 11 हो गया और ये 12, 12 4 16 और 16 और 15 31। ऑनलाइन समझ आया, आ गया सबको, आया जी। हमने देखिए अभी सघोष वर्ण देख रहे हैं, मतलब वे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है सघोष वर्ण कहलाता है। इसकी संख्या कितनी है, तो 31 है। तो प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है, तो सभी में देखेंगे तो कितना कितना निकलेगा, इसमें 3 निकलेगा, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3। ठीक है, तो कितना हो गया, 15 हो गया। और अंतःस्थ का य र ल व, अंतःस्थ का क्या, य र ल व, और उष्म का ह। ठीक है, और स्वर टोटल कितने, स्वर 11, तो टोटल को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 31। समझ आ गया सबको ऑनलाइन वाले, 31। ठीक है, ये हो गया सघोष व्यंजन की संख्या, किसे बोलते हैं, समझ आ गया। ठीक, आ गया ना सबको ऑनलाइन वाली, लिख रहे हो ना सब, ठीक, ओके, आगे बढ़े फिर। ये हो गया सघोष के बारे में। ठीक, अब देखते हैं अघोष। लिख लिए, मिटा दो। अब देखो टोटल कितने वर्ण है हमारे पास, 5 वर्ण है, 1 2 3 4 5, हमने ले लिए तीसरा चौथा पांचवा ले लिए। अब किसकी बारी है, पहला और दूसरा का, तो उसी को हम लोग काउंट करेंगे किसमें, अघोष में। ठीक है, उसी को देखते हैं। ठीक, बंद मतलब मिटा दो मिटा दो ना। अब देखते हैं अघोष वर्ण। इसकी संख्या, पहले संख्या याद करना है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है, तो अघोष वर्ण की संख्या कितनी है, तो 13। देखो 31 है, 31 का उल्टा करो, 13, 1 को पहले लिख देना, 3 को बाद में लिख देना। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है, तो 13। ठीक है, सघोष की संख्या 31 और अघोष की संख्या 13। ठीक है, अब कौन कौन से अघोष वर्ण, फिर सभी लिखो आप लोग, क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ अण। इसके बाद क्या हो जाएगा, त थ द ध न, फिर प फ ब भ म। ठीक, ये हो गया, सभी वर्ग के हो गए। तीसरा चौथा पांचवा तो हमने यूज कर लिए थे, किसमें, सघोष में। अब कौन कौन सा हो जाएगा, पहला और दूसरा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, दैट मीन्स ये पूरा आ जाएगा और ये पूरा आ जाएगा। ठीक, इसकी संख्या कितनी है, 13 है। ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, साथ में इसके साथ उसमें व्यंजन स स और स, सालक सा, सटुल सा और सरोतक सा। ठीक है, ये कितना हो गया, 10, और ये कितना हो गया, 3, 10 3 13। समझ आ गया ऑनलाइन वाले सबको। बता रहा हूँ। इसका डेफिनेशन ये रहेगा, वे वर्ण जिसके उच्चारण में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, बस
ठीक है। इसमें घोष मतलब क्या हो रहा है, कंपन। सघोष मतलब स मतलब साथ में, कंपन के साथ में। तो वे वर्ण जिसके उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है सघोष कहलाता है। और घोष में क्या क्या होगा, वे वर्ण जिसके उच्चारण में कोई कंपन उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, लिख लो जिसकी परिभाषा। तो वे वर्ण जिसके उच्चारण में कोई कंपन उत्पन्न नहीं होता। वे वर्ण जिनके उच्चारण में कोई कंपन उत्पन्न नहीं होता, कोई कंपन उत्पन्न नहीं होता, कोई कंपन उत्पन्न नहीं होता, ये क्या कहलाता है, अघोष वर्ण कहलाता है। अघोष वर्ण की संख्या कितनी है, तो 13 है। कौन कौन सा है समझ आ गया, पहला और दूसरा वर्ण का प्रत्येक वर्ण। ठीक है, ये आया सबको ऑनलाइन ने समझ। लिख लिए, लिखिए जल्दी, लिखिए जल्दी जल्दी। और मैं जैसे बना रहा हूँ ना वैसे ही बनाते जाओ, सबका बनाओ यार, ऐसा आलसी टाइप का नहीं कि हाँ एक में पूरा बना दिए उसी में बता दे रहा हो ये अघोष का है ये स्वघोष का है, ऐसा करके अलग अलग बनाओगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और जितना चीज़ों को लिखोगे उतना क्या होगा, अभ्यास होगा अच्छे से आप लोग का। ठीक है, तो अलग अलग लिखो। मैं जब अलग अलग लिख रहा हूँ तो आप लोग भी अलग अलग लिखो इसको। फिर से सेकंड, अघोष के लिए भी पूरा ये वर्ण बनाओ, अघोष के लिए भी पूरा टोटल वर्ण बनाओ। किसको बोलते हैं, इसको ऐसे एक बॉक्स में भरो, अंदर में रखो, उसको समझ आएगा फिर अच्छे से। ठीक हो गया। अब इसके बाद देखेंगे प्राणवायु के आधार पर। ठीक है, हो गया, मिटा दो। चलो अब लिखिए प्राणवायु। अच्छा, सबसे पहले बताओ मुझे प्राणवायु होता क्या है। प्राणवायु के आधार पर क्या होता है प्राणवायु। जब भी हम लोग कोई कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुख से जो वायु बाहर आती है उसको क्या बोला जाता है, प्राणवायु। ठीक है, बोला जाता है ना। तो जब ये प्राणवायु है, अगर मैं किसी वर्ण को उच्चारण कर रहा हूँ, बाधा रुकावट उत्पन्न करेगा तो क्या बोलूँगा, उसको व्यंजन बोलूँगा कि स्वर। जब ये प्राणवायु है, जब मैं कोई वर्ण का उच्चारण करूँगा तो बाधा या रुकावट उत्पन्न करेगा, क्या बोलेंगे उसको व्यंजन। अगर बाधा रुकावट उत्पन्न नहीं करेगा तो उसको स्वर कहेंगे। ठीक है, तो इसी प्राणवायु के आधार पर दो प्रकार के व्यंजन होते हैं। कौन कौन सा, अल्प प्राण और महाप्राण। क्या, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक, अभी अल्प प्राण क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो वे व्यंजन जिनको बोलते समय मुंह से, वे व्यंजन जिसको बोलते समय मुंह से कम मात्रा में प्राणवायु बाहर निकलता है। अल्प प्राण मतलब कम, अल्प मतलब कम, प्राण मतलब प्राणवायु। तो वे व्यंजन जिसको बोलते समय मुख से कम मात्रा में प्राणवायु बाहर निकलता है उसको क्या बोलेंगे, अल्प प्राण बोलेंगे। और वे व्यंजन जिसको बोलते समय, जिनके उच्चारण के समय, ठीक है, मुख से ज़्यादा मात्रा में प्राणवायु बाहर निकलता है उसको क्या बोलेंगे, महाप्राण बोलेंगे। समझ आ गया। ठीक है, नाम पे ही रखा हुआ है पूरा। ठीक है, लिखो इसमें, वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय मुख से अल्प मात्रा में प्राणवायु बाहर निकलता है, क्या कहलाता है, अल्प प्राण व्यंजन या अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है, 30 होता है, इसकी संख्या 30। अच्छा बताओ जल्दी से, अभी क्या, इससे पहले क्या पढ़े हम लोग ने, सघोष और अघोष। सघोष की संख्या कितनी है तो, और अघोष का, ठीक है, 31 और 13। ठीक, द्विगुण व्यंजन का संख्या, द्विगुण व्यंजन का संख्या बताओ जी जल्दी। द्विगुण का 2। स्पर्श व्यंजन का संख्या 25। स्वर की संख्या, अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, स्वर की संख्या कितनी है, 11। मूल व्यंजन की संख्या कितनी है, टोटल वर्ण की संख्या कितनी है। ठीक, समझा गया। और ये अल्प प्राण की संख्या कितनी है तो 30। कितना है, 30। ठीक है, हो गया। अभी कौन कौन सा है इसको देखेंगे।
इसका डेफिनेशन समझ आएगा, इसका भी डेफिनेशन लिख ले रहा हूँ। तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय मुख से ज़्यादा मात्रा में प्राणवायु बाहर निकलता है, महाप्राण, ठीक है। तो ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, प्राणवायु बाहर निकलेगा। लिख लो, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिसके उच्चारण में मुख से ज़्यादा मात्रा में प्राणवायु बाहर निकलता है, क्या बोलते हैं इसको, महाप्राण बोलते हैं, महाप्राण व्यंजन या वर्ण बोलते हैं। ठीक है जी, ठीक है, ठीक। हो गया। अच्छा जल्दी बताओ, तो जल्दी बताओ सघोष में कौन कौन सा वर्ण को लेते हैं सघोष में? हाँ, तीसरे, चौथे और पांचवें, और साथ में ये तो हो गए 15 हो गया, चलो 15 हो गया। और उसके बाद अंतस्थ, य र ल व, 15 4 19 हो गया। और हाँ, स्वर का 11, 19 और 11 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हाँ, और एक और कौन सा है उसमें से, हाँ ठीक है, वो 31 हो जाएगा। और ये बताओ अघोष का, बताओ अघोष का पहला और दूसरा का तो कितना हो गया टोटल, 10 हो गया। ठीक है, और 3 कौन कौन सा, श और श, ठीक है, तीनों सा, ठीक है। हो गया, लिख लिए। ठीक है, डाले सूर्य यहाँ स्टार्टिंग के 1 2, ठीक है, ठीक। ऐसे करते हैं, इसको हम लोग कल देखेंगे, अभी जितना पढ़े हैं उसके बाद रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना। मेरा थोड़ा गला थोड़ा प्रॉब्लम है आज, जितना हम लोग किए हैं अभी उसके बाद रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे का देखेंगे कल, ठीक है। कल में पूरा ये व्यंजन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पूरा जो वर्ण शब्द विचार, मतलब वर्ण विचार जो हम लोग देख रहे हैं, कंप्लीट होने के बाद आप लोग का पूरा टेस्ट होगा। हाँ, इसका महाप्राण की संख्या कितने हैं, इसका 14 है सर, लिख लीजिए 14। देखो अघोष केस में क्या था, मतलब सघोष कितना था, सघोष कितना था, 31 था, 31 में एक कम कर दो 30 हो गया। और अघोष कितना था, 13 था, 13 में एक जोड़ दो 14, ठीक है। इसको ऐसे याद रखे रहना, ठीक है। इसकी संख्या 14 है और इसकी संख्या 30 है, ठीक है। कैसे कैसे है कल देखेंगे पूरा। तो आज क्या क्या पढ़े हमने, आज क्या क्या पढ़े, व्यंजन क्या होते हैं, तो वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते हैं तथा जिनके उच्चारण करते समय अन्य वर्णों का सहायता लिया जाता है, व्यंजन कहलाता है, ठीक है। फिर हमने व्यंजन के प्रकार के बारे में पढ़ना शुरू किए थे, ठीक है। पहला देखिए अध्ययन के आधार पर, दूसरा घोष या कंपन के आधार पर, तीसरा हाँ प्राणवायु के आधार पर, जो भी हम लोग डेफिनेशन देखे हैं। उसके बाद चौथा है उच्चारण के आधार पर, वह दोनों को कल देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला देखिए अध्ययन के दृष्टिकोण से सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारा जीभ है मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, जल्दी बताओ जी। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25 है। कितने वर्गों में इसको डिवाइड किया गया है, तो 5 वर्ग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन कौन सा, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और ओष्ठव्य। बोलो आप लोग बोलो, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और ओष्ठव्य। कंठव्य में कौन कौन सा है, क ख ग घ अंग। तालव्य में च छ ज झ य, उसके बाद त थ द ध ण, उसके बाद उसमें मूर्धन्य में ट ठ ड ढ ण, उसके बाद ओष्ठव्य में प फ ब भ म। बताया 25 हो गया टोटल। उसके बाद बताया अंतस्थ। तो वे व्यंजन जिसके उच्चारण के समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करता, इसकी संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन सा, य र ल व, य र ल व, ठीक है। इसमें से य और व है उसको अर्ध स्वर कहा जाता है, क्योंकि य और व के समय जीभ कोई भी प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं करता, इसी कारण इसको अर्ध स्वर कहा जाता है। फिर हमने देखा ऊष्म व्यंजन, उसमें से व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन सा, स श स और ह, तीनों वाले स और ह, देखें। और लास्ट देखें द्विगुण व्यंजन, कौन कौन सा है, 2। कौन कौन सा, ठीक। उसके बाद हमने देखे थे घोष के आधार पर देखे 2 प्रकार के होते हैं घोष, उसी को बोलते हैं कंपन। घोष के आधार पर कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कौन कौन सा, सघोष और अघोष। सघोष मतलब वे व्यंजन जिसके उच्चारण के समय कंपन उत्पन्न होता है, उसको बोल देंगे हम लोग सघोष व्यंजन। और वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय कंपन उत्पन्न नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, अघोष व्यंजन।
तो सघोष व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 31 है। कौन कौन सा? तीसरा, चौथा और पाँचवें, है ना, और टोटल 11 स्वर हो गया, और अंतस्थ का य, र, ल, व और एक ऊष्म व्यंजन का ह, ठीक है। और उसके बाद देखिए अघोष में देखिए, अघोष में इसकी संख्या कितनी है? तो 13 है। अघोष का डेफिनेशन क्या होगा? तो वे व्यंजन जिसके उच्चारण के समय किसी प्रकार का कंपन उत्पन्न नहीं होता, इसकी संख्या कितनी है? तो 13, ठीक है। कौन कौन सा है? पहला और दूसरा वर्ग का प्रत्येक वर्ण, पहला और दूसरा वर्ग का प्रत्येक वर्ण हो जाएगा, और हाँ उस व्यंजन का स, श और श, तो टोटल कितना हो गया? 13। उसके बाद हमने देखे प्राणवायु के आधार पर दो प्रकार का होता है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय मुख से अल्प मात्रा में प्राणवायु बाहर निकलता है उसको अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, और वे वर्ण जिसके उच्चारण से मुख से ज़्यादा मात्रा में प्राणवायु बाहर निकलता है महाप्राण कहलाता है, ठीक है। इसकी संख्या कितनी है? तो 30, इसकी संख्या 14, ठीक है। इसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। ठीक, इसमें क्या रहेगा? पहला, तीसरा और पांचवा का वर्ण का सभी वो रहेंगे, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण के सभी वर्ण रहेंगे इसमें, ठीक है। इसमें दूसरा और चौथा के रहेंगे, बस वही है, कल जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ऑनलाइन वाले फिर बाकी कल देखेंगे। सबको समझ आया?